दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है और ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आपका विशिष्ट मांग था कि सर यहाँ से जूनियर एडिट की कंप्लीट तैयारी करवा दीजिए, तो सिलसिला शुरू हो चुका है। ठीक है ना। आपको यहाँ से सिलेबस वार जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से वीडियो मिलना शुरू हो रहा है। पहले मैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल माने हिंदी साहित्य के इतिहास से जितने भी टॉपिक हैं उसका वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। जिसे आदिकाल के अंतर्गत आपका सिद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, रासो ग्रंथ है, नाथ साहित्य है, ये सब कुछ टोटल यानी कि आपको कंप्लीट करवाऊंगा। और फिर उसके बाद से भक्ति काल, उसके बाद से रीति काल, उसके बाद से आधुनिक काल, ऐसे चलेगा। उसके बाद फिर व्याकरण, फिर जो आपका विभिन्न विधाओं पर नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखा चित्र वगैरह जो मुख्य कवि और उसकी जो रचनाएं हैं या जो लेखक उनकी रचनाएं हैं उस पर भी आपको वीडियो मिलेगा। मेरे कहने का तात्पर्य एक लाइन में समझ लीजिए कि ज्ञानकोश एजुकेशन के द्वारा कंप्लीट कोर्स की तैयारी करवाया जा रहा है और आपको लगभग करीब करीब आपका 44-45 दिन अभी है एग्जाम में। तो मेरा टारगेट है कि 40 दिन में लगभग आपका कंप्लीट कोर्स मैं करवा दूं। ठीक है। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए, आपका पूरा का पूरा कोर्स यहां से मिल जाएगा। आपको और किसी चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले कुछ वीडियोज हैं जो मेरे प्लेलिस्ट में भी हैं और कुछ थोड़ा वीडियोज में खोज लीजिएगा। प्लेलिस्ट अभी मैं तैयार करूंगा। एक प्लेलिस्ट मिक्स वीडियो का रहेगा या फिर डिमांड वीडियो का रहेगा और एक कंप्लीट कोर्स का प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा। अभी जल्दी ही आपको मिल जाएगा। उसमें सारा वीडियो चैप्टर वार आपको वहाँ वीडियो मिलेगा। पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर, इस तरह से कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई शायद आपको। और हाँ, एक थोड़ा सा त्रुटि सुधार करना है। अभी कल मैं जो वीडियो अपलोड किया था सिलेबस और परीक्षा का पैटर्न पर आधारित, तो चूंकि उसमें साक्षात्कार नहीं था, मुझे भी साक्षात्कार ये पता था साक्षात्कार नहीं है, लेकिन जो मैं गूगल से सर्च किया तो उसमें साक्षात्कार दिखा रहा था, उसमें था। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, तो मुझे लग रहा साक्षात्कार है। लेकिन फिर मैंने जब कंफर्म किया तो दोस्तों साक्षात्कार नहीं है। उस वीडियो में अगर मैं बता दिया हूँ, और वो भी मेरा बहुत ज़्यादा दोष नहीं है, क्योंकि गूगल में था तो इसलिए मैं सर्च किया गूगल से तो मुझे मिल गया, तो इसलिए मैं इसको डाल दिया। तो आप निश्चिंत रहिए, उसमें साक्षात्कार नहीं है। ठीक है ना। आपका जो रिटेन एग्जाम है इसका 60% और एकेडमिक आपका जो है शैक्षिक योग्यता से आपका 40%, ये दोनों जोड़ करके आपका मेरिट बनेगा। क्लियर। चलिए, इसके पहले कुछ वीडियोज आप उसको देख लीजिएगा। यहां से हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण किन किन विद्वानों ने किस तरह का नाम दिया है, कितने भागों में बांटा है, वो सब कुछ व्याख्या के रूप में पढ़ेंगे। और इससे संबंधित जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं वह प्रश्न भी मैं डाल दिया हूं, ताकि आपको ये लगे कि यहाँ से न केवल जूनियर एडेड बल्कि हर परीक्षाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस सेट भी आप यहाँ से पढ़ेंगे जो आप क्वेश्चन में दे रखा हूँ, और उसे आप प्लेलिस्ट में कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमें देंगे, ताकि इससे रिलेटेड आपकी तैयारी भी होती रहेगी। और इसी तरह से आपको जो भी मेरा लेक्चर होगा, पहले लेक्चर होगा, उसके नीचे कुछ एक तरह से मॉक टेस्ट टाइप के जो होंगे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, आप उसको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि उसकी तैयारी होती रहेगी। ओके, हम लोग एक साथ मिल करके काम करेंगे, सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक है। आइए, तो हम लोग देखते हैं ये क्या है। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। जॉर्ज ग्रियर्सन में बताऊं दोस्तों, यह हिंदी साहित्य को, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि अगर ज्ञान प्राप्त करना है मित्रों, तो अगर समय का कैलकुलेशन करेंगे तो दिक्कत होगा। वीडियो अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन प्रश्न पूछता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन काल विभाजन को कितने अध्याय, माने अपने पुस्तक के काल विभाजन को कितने अध्याय में बांटा है। तो 11 अध्याय में इनका काल विभाजन है। उसका नाम भी मैं आपको यहां दे दे रहा हूं। देखिए, पहला है चारण काल, दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, तीसरा जायसी
की प्रेम कविता। चौथा इनका जो अध्याय है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा मुगल दरबार। छठवां तुलसीदास। सातवां रीतिकाल। आठवां तुलसीदास के अन्य परवर्ती। नौवां 18वीं शताब्दी। और 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये 11 भाग में उनका काल विभाजन है। काल विभाजन को 18 भाग में ये व्यक्त किए हैं। ठीक है ना। द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की जो पुस्तक है उसका एक काल विभाजन है। ठीक है, आगे देखिए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले चारण काल किसने कहा, तो सबसे पहले चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। ठीक है ना। आइए अगला देखिए। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों पुष्प कवि, खुमार सिंह, केदार, कुमार पाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज एवं सारंगधर का उल्लेख किया है। तो चारण काल के अंतर्गत प्रश्न बन सकता है कि चारण काल के अंतर्गत जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितने कवियों को स्थान दिया है। तो कवि का नाम तो नहीं पूछेगा, बस आपको संख्या ज्ञात करना है। तो कितने कवि को स्थान दिया है, 9, 8, 4, 5 ऐसे दे सकता है, तो 9 आप याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़िए। व्याख्या मैं करते चला जा रहा हूं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन प्लीज जरूर देखिएगा अगर आपको सफलता पानी है तो, नहीं तो आपकी मर्जी। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रकृतिगत काल विभाजन किया है। प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। ठीक है ना। आगे देखिए। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया, मतलब किसी एक आधार पर इन्होंने कालों का नामकरण नहीं किया है। अब आइए मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन किस प्रकार से किया है, इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इनका जो शुरुआत के पहले काल को क्या बोले हैं, प्रारंभिक काल बोले हैं। अब प्रारंभिक काल के अंतर्गत अभी इसमें भी 2 उपशाखाएं हैं। पूर्व प्रारंभिक काल जो 700 से 1343 विक्रमी तक किए हैं, और उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी तक किए हैं। ठीक है। दूसरा इनका जो विभाजन है माध्यमिक काल। अब माध्यमिक काल के अंतर्गत भी 2 उपशाखाएं। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी, और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रमी। इनका जो तीसरा काल विभाजन है अलंकृत काल, यानी अलंकृत काल को क्या कहे हैं, ये यहां देखिए। इनका भी जैसे कि 2 भाग बनाए हैं। पूर्वालंकृत काल जो 1681 से 1790 विक्रमी तक है, और उत्तरालंकृत काल यह 1791 से 1889 विक्रमी तक है। उसके बाद इनका जो चौथा विभाजन किए हैं परिवर्तन काल के नाम से। परिवर्तन काल 1890 से 1924 विक्रमी तक मानते हैं, और इनका जो 5वां विभाजन है वर्तमान काल को 1926 विक्रमी से अब तक मानते हैं। तो इससे कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि परिवर्तन काल कब से कब तक माना जाता है, वर्तमान काल कब से कब तक मिस्र बंधुओं ने माना है, या फिर अलंकृत काल किस काल को अलंकृत काल दिया है। तो आपको ये जानना पड़ेगा क्योंकि श्रृंगार से संबंधित है। अलंकृत में श्रृंगार होता है तो जानते हैं, तो सीधे इसका रिलेट कर सकते हैं कि रीत काल से संबंधित है। माध्यमिक काल भक्ति काल को मानते हैं, और प्रारंभिक काल तो आदि काल को मानते हैं। क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को देख लिया जाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और हर परीक्षाओं में लगभग इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्होंने आदि काल को वीरगाथा काल का नाम दिया है, और 1550 से 1375 संवत मानते हैं। और आप जानते हैं संवत और सन में 57 साल का अंतर होता है। अगर आप सन को संवत में बदलना है तो सन में 57 प्लस कर दीजिए, और संवत से सन निकालना तो उसमें 57 माइनस कर दीजिए, बस निकल जाएगा। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल
का नाम इन्होंने दिया है, जिसका समय है संवत 1375 से 1700 तक, और उत्तर मध्यकाल को शुक्ल जी ने रीतिकाल दिया है। ठीक है ना। यह इसका समय है संवत 1700 से 1900, और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल का नाम दिया है, जो 1900 से 1984 संवत तक मानते हैं। तो इससे बहुत तरह के प्रश्न बन सकते हैं, और अक्सर इनका आदिकाल तो अक्सर पूछता है कि कब से कब तक माना जाता है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है, या उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है। ऐसे कुछ प्रश्न बन सकते हैं, या उसका काल विभाजन क्या क्या है, मतलब किस संवत से किस संवत तक मानते हैं, उनका काल विभाजन का समय क्या है। ये सब सारी चीज़ें आप तैयार कर लेंगे। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो काल विभाजन है, ये देखिए, यह 5 भाग में किए हैं। ठीक है ना। कितने भाग में किए हैं? 5 भाग में किए हैं। उसको देख लिया जाए। पहला इनका है संधिकाल। संधिकाल यानी 750 से 1000 विक्रमी मानते हैं, विक्रमी संवत। ठीक है। दूसरा चारण काल मानते हैं। चारण काल का समय 1000 से 1375 विक्रमी मानते हैं। तीसरा भक्ति काल मानते हैं, जो 1375 से 1600 विक्रमी संवत है। और चौथा रीति काल मानते हैं, 1700 से 1900 है। और उसके बाद चौथा जो है यह मानते हैं आधुनिक काल, 1900 से अब तक मानते हैं। तो इससे जैसे ज़्यादातर संधि काल और चारण काल से ज़्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं। आप इसको देख लीजिएगा कि आचार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल का समय कब से कब तक माना है, ऐसे, या फिर चारण काल का समय कब से माना है, कब से कब तक माना है, इस तरह से। तो ये सब प्रश्न आते हैं, आप इसको तैयार कर लेंगे बढ़िया से। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त का जो काल विभाजन, इसको देख लिया जाए। यह आदिकाल का काल विभाजन दिए हैं 1184 से 1350 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल को ये दिए हैं 1350 से, ये सन है, ईस्वी है, कहने मतलब संवत नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो सन 1350 से 1600 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल को ये नाम दिए हैं, इसका विभाजन किए हैं सन 1600 से 1857 ईस्वी तक। और आधुनिक काल इन्होंने बांटा है 1857 से अब तक। ठीक है। नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार काल विभाजन इस प्रकार से, देखिए, यह बिल्कुल नए तरह का प्रश्न आपको मिलेगा यहां से। आदिकाल को 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक माने हैं। भक्ति काल को 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक माने हैं। रीति काल को 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक मानते हैं। और आधुनिक काल को 19वीं सदी के मध्य से अब तक मानते हैं। तो ये इसको एक बार ध्यान दे दीजिएगा। हालांकि इससे प्रश्न बहुत कम आते रहे हैं अब तक, लेकिन क्या पता कि पूछा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंतर्गत इन्होंने आधुनिक काल के अंतर्गत अभी और भी कुछ इन्होंने किया है। पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंदु काल कहते हैं, इन्होंने ये दिया है कि यह 1857 से 1900 तक का समय दिया है। दूसरा इनका जो दिए हैं कि द्विवेदी युग को या द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल कहते हैं, 1900 से 1918 तक का समय दिए रखे हैं। फिर तीसरा ये दिए हैं छायावाद को, छायावाद का समय इनका 1918 से 1938 तक दिए हैं। फिर छायावादोत्तर काल के अंतर्गत भी इन्होंने 2 खंड किया है। क्या? प्रगति और प्रयोग काल का समय इन्होंने दिया है 1938 से 1953 तक, और नवलेखन काल जो दिया है 1953 से अब तक। तो ये इनका काल विभाजन है। बच्चन सिंह जो काल विभाजन किए हैं, इसको देख लिया जाए। डॉक्टर बच्चन सिंह, अपभ्रंश काल पहला इनका है। दूसरा इनका है कि भक्ति काल सन 1400 से 1650 तक ये दिए हैं। रीति काल को जो दिए हैं वह 1650 से 1857 ईस्वी तक दिए हैं। और आधुनिक काल को इन्होंने सन 1857 से अब तक दिए हैं। तो इस तरह से दोस्तों, ये काल विभाजन पर जो महत्वपूर्ण ये प्रश्न इतना ही है, और इसी से ज़्यादातर पूछा जाता है। हालांकि और भी लोग काल विभाजन किए हैं, लेकिन वह गौड़ है, इसलिए उसको मैं यहाँ नहीं उठाया हूँ।
इसलिए आप इतना तैयार कर लेंगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये लग रहा है कि वीडियो बहुत साधारण सा लग रहा है, लेकिन ये समझ लीजिए कि किसी भी छोटी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अब देखिए, आपको प्रमाण के लिए मैं दे रहा हूँ, यहाँ केवीएस में पीजीटी 2018 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माने हैं। तो इसका उत्तर भी यहाँ दे रखा है, संवत 1050 यानी कि 1050। यहाँ देखिए उत्तर भी यहाँ दे रखा है। क्लियर है ना? तो इसको छोटा मत समझिएगा कि नहीं ये तो क्या है यार, बड़ा जनरल लग रहा है, फला है, धमाका है। नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाऊं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है, कौन सा समय? देखिए ये पूछा गया है DSSB PGT जो 13/7/2018 का एग्जाम हुआ था, और यूपी PGT 2000 में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक मैं लेकर के आपके सामने आया हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? थोड़ा सा भी इसको हल्का मत लीजिएगा। अब यहाँ देखिए इसका आंसर भी दे रखा है, सी संवत 1050 से 1300 विक्रमी। देख रहे हैं ना? अच्छा, अगला देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। ये देखिए, यह NVS में TGT में पूछा गया 18/9/2019 को जो परीक्षा हुआ था। इसका सही विकल्प यहाँ दे रखा है, ये आरंभ कब से माने हैं, तो 693 ईस्वी से माने हैं। यहाँ देखिए 693 ईस्वी। और एक प्रमाण देखिए, ये KVS में PGT 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। तो देखिए यह भी आपका संवत 1050, ठीक है ना? तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि कहीं जो प्रश्न जो आपको मिल रहा है, यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ये लग रहा है दोनों प्रश्न एक ही हो गया है, KVS 2018, KVS 2018। अच्छा ठीक है, प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 1 दोनों एक ही पेस्ट हो गया है, कोई बात नहीं। तो ये एक प्रमाण के लिए है ये कि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि कुछ प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 5, 6, 7 और 8। केवल अभी फिलहाल 4 ही प्रश्न दे रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं 10 प्रश्नों की श्रृंखला बनाऊंगा। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कितने प्रश्न आपको चाहिए। तो इस प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ताकि ये पता चले कि जो अभी आप पढ़े हैं वह कितना आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हुआ है, कितना नहीं हो पाया है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है आपके लिए, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त उत्तर मध्यकाल कब से कब तक माने हैं। आपका ये पहला प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दूसरा है, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल कब से कब तक माना है। इसका उत्तर आपको ये देना है। प्रश्न नंबर 6 है ये 7 नहीं है, बल्कि प्रश्न नंबर क्या है, ये 6 है। यहाँ से बस इतना ही है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार। ठीक है, और इसके अलावा आपको कोई सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं, और किसी टॉपिक पर भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसका मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा जो आपके डिमांड पर आधारित होगा। लेकिन मेरा जो ध्येय है, मेरा जो उद्देश्य है कि आपको सिलेबस के अनुसार वीडियो मिलेगा, तो उसका एक अलग प्लेलिस्ट होगा जो कंप्लीट कोर्स के नाम से होगा। यूपी जूनियर TGT, सॉरी यूपी जूनियर एडेड कंप्लीट कोर्स, ऐसा आपका एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ यहाँ से आपको मिलने वाली है भविष्य में। आगे देखिए अगला, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने अध्यायों में बांटा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने अध्यायों में बांटा है। और अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार संधिकाल की समयावधि क्या है। ठीक है ना, ये प्रश्न आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, और कुछ सुझाव देना है तो हमें बता देंगे।
जो कुछ करेक्शन वीडियो में है वो मैं शुरू में बता दिया हूँ, जो आपके सिलेबस में या फिर परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। गलतियाँ हो जाती हैं मित्रों, इंसान हम भी हैं, हो जाता है। और वह भी ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे द्वारा कुछ हुआ, चूँकि गूगल पे था इसलिए उसको मैं वहाँ डाल दिया हूँ, ठीक है ना? उतना उतना तो आप समझ सकते हैं, ये मानवीय भूल है। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।